जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये जो स्पेशल वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस, जिसे आप हिंदी में कहें तो राजनीतिक विज्ञान के सब्जेक्ट है। ठीक है, बेसिकली बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल का आपका जो सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 20 मार्च 2023 को, इसके बारे में। ठीक है, इसके लिए हमने आपके ऑलरेडी 2 सैंपल पेपर ऑलरेडी सॉल्व कराए हुए हैं। ठीक है, साथ ही आपको मैप की भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके दोनों बुक के कर रखे हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने जो आपका सैंपल पेपर नंबर 3 डाला हुआ है उसी का ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट कर। एक बार पेपर के पैटर्न पे थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि जिनको नहीं पता उनके बता दें। तो सेट 4 में से कोई एक मिल जाएगा, यहाँ पे कोड रहेगा, यहाँ पे सीरीज रोल नंबर वगैरह लिखना होता है आपको। नोट देख लेना, एक आपको मानचित्र जरूर मिलेगा लिखा हुआ, और टोटल क्वेश्चन जो है आपके पेपर में वो 30 होने वाले। ठीक है, बाकी पेपर का कोड आपका 028 है। पेपर 3 घंटे का होगा, वेटेज होगी 80 मार्क्स की। ठीक है, पेपर के पैटर्न को अगर हम थोड़ा ध्यान से समझें तो पेपर में आपके टोटल 5 सेक्शन होने वाले हैं और क्वेश्चन होंगे आपके टोटल जो है यहाँ पे 30। ठीक है, जिसमें सेक्शन ए में आपके टोटल जो है वो 12 एमसीक्यू आ जाएंगे। ठीक है, ये जो है ना टोटल एमसीक्यू है। खंड बी में आपके 13 से 18 2 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर के 6 क्वेश्चन है। और खंड सी में आपके 4 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, 19 से 23। और खंड डी में जो है ये आपके पैसेज कार्टून मानचित्र वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, 4 नंबर के तीनों ही होंगे। ठीक है, जिसमें पैसेज कार्टून एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, एक ही बात कर लें तो ई में जो है बच्चों आपके 6 नंबर के टोटल ये 4 क्वेश्चन होने वाले हैं, और सभी में आपको एक एक चॉइस यानी कि आंतरिक विकल्प भी मिलेगा। ठीक है, तो इस पेपर के सॉल्यूशन का बच्चों मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है, अभी सुबह डाला था मैंने, जिसमें सेक्शन ए बी और सी ये मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है बच्चों, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा आज की इस वीडियो में आपके क्वेश्चन 24 से 30 तक के। ठीक है, पैसेज वाले एमसीक्यू, कार्टून वाले एमसीक्यू, मानचित्र, और 6 नंबर के आपके जो 8 क्वेश्चन आते हैं, मतलब चॉइस मिला के उन सभी को। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके जरूर दिखेगा। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते शुरुआत करेंगे। वीडियो जो है हिंदी प्लस में इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए होने वाली है, तो आप सभी कंप्लीटली देखें। ठीक है बच्चों, चलिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से देख सकते हैं 12 एमसीक्यू होंगे, 2 नंबर के 6 क्वेश्चन, 4 नंबर के 5 और एमसीक्यू वगैरह, और ये 6 नंबर के। ओके, अब जैसे सेक्शन ए आया था हमारा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, ये मैं आपको करवा चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो आप जाके उस वीडियो को जरूर दिखेगा। ठीक है, अब जैसे सेक्शन नंबर आपका जो है यहाँ पे बी आया था। ठीक है, सेक्शन बी लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे बहुत ही वाले, और 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले। ठीक है, फिर आपका जो है यहाँ पे सेक्शन सी आ चुका था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 नंबर के 5, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ। ओके, ये हो गया आज के इस वीडियो का इंट्रोडक्शन। लेट्स गो अहेड विद। ओके, तो यहां से हमारा सेक्शन नंबर डी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपके पैसेज बेस्ड 4 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, 4 एमसीक्यू आपके कार्टून बेस्ड, और मैप को आपको इंडिकेट करना होता है। ठीक है, तो आइए पहले उसे पढ़ते हैं फिर आंसर देंगे। यहाँ पे जो बातें दी गई हैं बच्चों, ये है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में। ठीक है, इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था 1917 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 31 अक्टूबर 1984 के दिन सिख दंगों की वजह से। ठीक है, 1966 से 70 तक ये भारतीय राजनीति में, और 1980 से 84 तक इन्होंने अपने पैर जमाए रहे, यानी कि ये प्रधानमंत्री रही। और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में ये युवा थी, इसीलिए स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी भी रही थी। ठीक है, 1958 में ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं, और जब लाल बहादुर शास्त्री जी का काल था, मंत्रिमंडल था उनका, तो उसमें केंद्रीय मंत्री के पद पे इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, 1967, 1971, 1980 के जो आम चुनाव हुए थे, इसमें कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया था और इसको विजयी बनाया था। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, सादी प्रीवीपस की समाप्ति की थी, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और साथ ही 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और बांग्लादेश नया देश बना था, तो उस युद्ध में जीत का श्रेय इंदिरा गांधी जी को ही जाता है। और साथ ही जो 1974 में परमाणु परीक्षण हुआ था, उसका श्रेय भी इंदिरा गांधी जी को जाता है। ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जो कदम उठाए गए वो उनका श्रेय भी नहीं को जाता है। और इनकी मृत्यु हो जाती है 31 फरवरी 1984 को सिख दंगों की वजह से। और सिख दंगे क्यों होते हैं? जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था ना बच्चों, उसकी वजह से। ठीक है, तो आई होप ये इंदिरा गांधी जी के बारे में छोटी पार्ट यहाँ पे दिया गया। आइए समझते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों, बड़े ध्यान से समझिएगा। इंदिरा गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? 58, 66, 52, 64। तो कब बनी थी भाई कांग्रेस की अध्यक्ष? देखेंगे 1958 में कांग्रेस की अध्यक्ष। दैट मींस कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर जो है ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा ए। ठीक, भारत तथा पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 का, इसमें भारत जीता था, तो इस जीत का श्रेय किसे जाता है? तो इंदिरा गांधी जी को जाता है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी की जो पुत्री थी
इनकी हत्या कब कर दी गई थी? तो 31 अक्टूबर 1984 को। इंदिरा गांधी जी के कार्यों में शामिल है तो उन्होंने पृथ्वी पर की समाप्ति की थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, आणविक परीक्षण 1974 में इन्हीं के दौरान किया था, पर्यावरण संरक्षण के कदम, गरीबी हटाओ का नारा, ये सभी इन्होंने करवाए थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कभी कभी पैसेज बहुत आसान भी आ जाता है, आपका याद रखना है। ओके, अब वैसे आप चाहो तो इंग्लिश में देख लो, बाकी अब मतलब दो आ रहा है, अब इंग्लिश में बात करते हैं। तो इंदिरा गांधी जी के बारे में ये पार्ट दिया गया, आप इसे पढ़िए इसे अच्छी तरीके से, बाकी क्वेश्चन आंसर को मैं आपको समझा दूं। क्वेश्चन है, when did Indira Gandhi become a president of Congress, that is in 1958? To whom is the credit given for India's victory in the Indo-Pakistan War of 1971? Indira Gandhi. ठीक है, when was daughter of Jawaharlal Nehru murdered 31st October 1984? Included in the works of Indira Gandhi, that is all of the above. Okay, so let's get start. Question number 25, that is related to the मैप। ठीक है, मैप के संबंध में दिया गया है। तो मैप देखते हैं, चार है हमारे। एक है कि 1952 में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों आंध्र प्रदेश। इसकी बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की, बड़े ध्यान से समझिएगा, आंध्र प्रदेश की। ऑपरेशन ब्लू स्टार से संबंधित राज्य कौन सा है? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पंजाब की। ठीक है, भारत की आजादी के बाद 1947 में पुर्तगालियों का अधीन कौन सा था? तो पुर्तगालियों के अधीन था गोवा। ठीक है, और हरित क्रांति से लाभान्वित था, तीन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो आइए देखते हैं एक एक करके किस किस को अंकित किया। ठीक है, बाकी आपके लिए मैंने अलग से इंडिया के मैप की वीडियो बनाई हुई है और उस मैप में मैंने आपको सब कुछ बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है इंडिया मैप के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, तो आइए देखते हैं। 1952 में भाषा के आधार पर जो पहला बना राज्य था वो था हमारा आंध्र प्रदेश। तो ये रहा हमारा डी। तो अक्षर में हम क्या भरेंगे? अक्षर में हम भरेंगे डी और नाम लिखेंगे आंध्र प्रदेश। ठीक है, सेकंड था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार वाला या पंजाबी वो जो क्या बोलते हैं अकाली दल के संबंध में, तो ये आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरे का होगा, ये पहले का हो गया। तो दूसरे के लिए हम लिखेंगे अक्षर ए यहाँ पे भर दिया, स्टेट का नाम पंजाब। एंड सेकंड क्या था कि 1947 के दिन जो पुर्तगालियों के दिन था वो वाला, तो ये रहा आपका बी वाला तीसरे के लिए, और ये क्या है? गोवा है। तो लिखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और यहाँ पे आ जाएगा गोवा। एंड द लास्ट वन इज हियर कि हरित क्रांति से लाभान्वित था। तीन थी बेसिकली, जिसमें से इंडिकेशन यहाँ पे दिया गया सी को, यानी कि ये जो है वो दर्शाता है हरियाणा को इस तरीके से। बाकी हरित क्रांति से लाभान्वित था तो और भी थे, जैसे कि ये तो पंजाब भी था, हरियाणा भी था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये एरिया यहाँ पे आता। ठीक है ना, तो ये चीजें थी। सिंपल सा आपका मैप है। एक मैप में आपको और भी दिखा देता हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में करवाया आपको। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वो मैप है जो मैंने आपको कल की वीडियो में करवाया था। जैसे कि एक ऐसा देश जिसने तिब्बत के जो पारंपरिक नेता थे जिनका नाम था दलाई लामा, इनको भारत में शरण देने से मना कर दिया, मतलब उसका विरोध किया था बेसिकली। तो किसने विरोध किया था? चाइना ने किया था। ठीक है, किसने किया था बच्चों? चीन ने किया था दलाई लामा का विरोध, दलाई लामा को भारत में शरण देने का विरोध। वह देश जिसके साथ भारत की द्विपक्षीय संधि है, दोनों देशों के नागरिक आपस में वस्तुओं की मुक्त आवाजाही होती है, फ्री ट्रेड है बेसिकली, ये नेपाल के साथ में हमारा। किसके साथ में है? नेपाल के साथ में। ठीक है, वह देश तो 1948 में स्वतंत्रता से प्राप्त हुई है और भारत की एक्ट जो ईस्ट एशिया का रिश्ता है तो ये है बांग्लादेश। कौन सा है ये? ये है आपका बांग्लादेश। नहीं नहीं नहीं, बांग्लादेश तो 1971 में बना था। नहीं, ये आई थिंक म्यांमार है मेरे हिसाब से। हाँ, म्यांमार है। ठीक है, उसके बाद में उस देश के साथ में भारत की महत्वपूर्ण संबंध है, भारत उस देश से तेल का आयात करता है, तो सब कुछ इसके बारे में। दलाई लामा को शरण देने का विरोध करने वाला कंट्री कौन सा है? ये रहा आपका बी, यानी कि चाइना। ठीक है, जिसके साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता हुआ एक तरीके से, आना जाना कोई टैक्स नहीं है, तो वो डी है, नेपाल। ठीक है, 1948 में आजाद हुआ था, एक्ट ईस्ट का रिश्ता है हिस्सा बेसिकली ये। तो ये ए आ जाता है हमारा तीसरा, जो कि म्यांमार है, और तेल और अच्छे संबंध इसके मामले में आपका सी आ जाएगा, रसिया, रूस बेसिकली। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो जानकारी दी गई है उस आधार पर मैप भरेंगे। लीजिए BDAC, चीन, नेपाल, म्यांमार, दोष आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये बेसिस का कॉन्सेप्ट है पिछली वीडियो का। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के अपने क्वेश्चन को इजीली पढ़ सकते हैं, जो मैंने दिया हुआ है कि द फर्स्ट स्टेट formed on linguist on in 1952, state involved in Operation Blue Star. After the independence of India in 1947, it was under जो पुर्तगाल थी इनके, and states benefit from green revolution. ठीक है ना, बाकी ये तो दृष्टिवादी बच्चों के लिए मैं आपको हर एक पेपर में यही दिखा देता हूँ। ओके, एक चित्र वाला क्वेश्चन है बच्चों, एक यहाँ पे चित्र वाला है और एक चित्र वाला मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिससे आपकी दो की प्रैक्टिस एक साथ हो जाएगी। ठीक है,
तो ये एक चित्र वाला है जिसमें WTO के बारे में आपसे बातें पूछी गई हैं। WTO के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे आइए देखते हैं। उपरोक्त चित्र में यूएनओ के किस भाग को दर्शाया गया, तो लिखा हुआ है साफ साफ WTO। तो कभी कभी बहुत आसान सा भी क्वेश्चन हो जाता है, ये विश्व व्यापार संगठन है, WTO है, ठीक है। सेकंड, चित्र में यूएनओ के इस भाग की स्थापना कब हुई थी, तो WTO की स्थापना कब हुई थी बच्चों, 1995 में हुई थी। कब, 1995। एक, कौन सा संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है ना, यानी कि गेट, जनरल एग्रीमेंट, ठीक है, लिखते हैं GATT, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ, इसके उत्तराधिकारी के रूप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अस्तित्व में आया था, तो वो था विश्व व्यापार संगठन, सिंपल, ठीक है। WTO के बारे में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में चयन कीजिए। तो इसमें सदस्यों की संख्या 164 है, बिल्कुल ठीक है, 29 जुलाई 2016 की अकॉर्डिंग, बिल्कुल ठीक बात। हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है WTO में, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी अगर WTO की बात करें तो इसमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, ऐसी बड़ी बड़ी जो शक्तियां हैं वो इसके निर्णय को कुछ हद तक प्रभावित करती हैं, मतलब कुछ अपवाद हैं इस मामले में, है ना। तो डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो WTO के बारे में ये आपके सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, आई होप आप समझ गए होंगे। एक जो मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो पार्टी है 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी की ये जीती है, नीचे ये ग्रैंड लाइन्स है, विपक्षी दल है, और यहाँ पे सभी के सभी एकत्र हैं, इंदिरा गांधी जी जीत के प्रधानमंत्री की पद पे खड़ी हुई है, ठीक है ना। तो क्या दिया है, उपरोक्त कार्टून में लोकसभा के किन चुनावों को संबंधित किया गया है, तो 1971 के लोकसभा, जो पराजित खिलाड़ी है इनके रूप में किसे दर्शाया गया है, ग्रैंड अलायंस को दर्शाया गया, इनकी विपक्षियों को। ये कार्टून जिस नाम से प्रसिद्ध हुआ था वो था द ग्रैंड फिनिश, एंड कार्टून में जो नेता विजयी रहे वो है इंदिरा गांधी जी, सिंपल, ठीक है। अब इसी को हम देखते हैं, एक सेकंड, अच्छा इसमें ना अभी वो वाला क्वेश्चन है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ब्रिक की जो स्थापना थी वो 2009 में हुई थी, ठीक है। ब्रिक्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था बच्चों, सभी देश मिलकर एक दूसरे का आर्थिक सहयोग करें, ठीक है। बेसिकली दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद में जो ब्रिक था ये ब्रिक्स बन गया था, ASEAN की साउथ अफ्रीका जुड़ गया। ब्रिक्स का जो 11वां सम्मेलन 2019 में हुआ था ये ब्राजील में हुआ था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। बाकी अब WTO के बारे में अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो यहाँ से आ जाएगा, दिस पार्ट ऑफ यूनियन इज शोन अबव पिक्चर, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड व्हेन वाज दिस पार्ट एस्टैब्लिश्ड, दैट इज इन 1995। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन दी है वो यहाँ पे आ जाती है, एंड जो करेक्ट स्टेटमेंट है WTO के बारे में वो हमारे यहाँ पे सारी की सारी राइट हो जाती है। देखिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, ओके। वेल ये इंग्लिश में आ जाता है, ब्रिक्स वगैरह की बातें यहाँ पे आप देख लेना जो भी दिया हुआ है, ठीक है। कब बना था, बेसिकली 2009 में। मेन ऑब्जेक्ट था फाइनेंशियल सपोर्ट करना एक दूसरे को, एंड इंक्लूजन क्या है ब्रिक्स, एंड चेंज कैसे हुआ ब्रिक्स में, ब्रिक जो था तो साउथ अफ्रीका के बाद में इंक्लूड करने के बाद में, एंड इन विच कंट्री द 11th ब्रिक्स समिट इन 2019 took place, that is ब्राजील, ओके। तो आपको अच्छे तरीके से तकरीबन 12 मिनट के अंदर, 12 से 13 मिनट में आपको आपका सेक्शन नंबर जो डी था बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। ज्यादा टाइम लिया मैंने आपको, एकदम सिंपल सिंपल वे में समझा दिया है, ठीक है। चलिए, खंड ई इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिए। क्वेश्चन लिया गया है, इंदिरा गांधी की असली चुनौती विपक्ष से नहीं थी बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर सिंडिकेट के नेताओं से निपटना था, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति के चुनाव ने अपनी अहम भूमिका निभाई, वर्णन करते हुए व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी की चुनौती ये नहीं थी कि वो जो विपक्षी पार्टियां, ग्रैंड अलायंस वगैरह बड़ी बड़ी पार्टी सेक्टर उनसे निपटे, बल्कि अंदर ही अंदर इनका जो एक ताकतवर और शक्तिशाली संस्था सिंडिकेट, उससे निपटना था। और जब ये निपट ही रहे थे, यानी कि जब ये चुनौती चली रही थी, तो ऐसे में राष्ट्रपति का चुनाव आ गया, ठीक है ना। तो कैसी भूमिका निभाई वो समझा रहे। तो हुआ क्या था, इंदिरा गांधी की असली चुनौती उनके विपक्ष में नहीं, उनकी पार्टी के अंदर सिंडिकेट थी। सिंडिकेट बेसिकली कांग्रेस के भीतर वे सभी ताकतवर और प्रभावशाली नेता थे जिनकी कांग्रेस में ज्यादा चलती थी, ठीक है। इन्हीं सिंडिकेट के नेताओं ने इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने में कांग्रेसी संसदीय दल के नेता के रूप में चुना था। किस मकसद से, इस मकसद से कि इंदिरा गांधी जी सिंडिकेट के हाथों की कठपुतली बन के रहेंगी, और सिंडिकेट के नेता जो इंदिरा गांधी के माध्यम से देश पे शासन करेंगे अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपना जो मुकाम था देश में बनाना शुरू कर दिया था। इसीलिए सिंडिकेट ने सोचा कि अब इंदिरा गांधी जी को बाहर निकालना पड़ेगा पार्टी से। और जब ये तनातनी चली रही थी सिंडिकेट और इंदिरा गांधी जी के बीच में, तभी 1969 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, इनकी मृत्यु हो गई और जो राष्ट्रपति का पद था ये खाली हो गया। तो इस राष्ट्रपति के पद को
जो सिंडिकेट के नेता थे उन्होंने एक अवसर के रूप में देखा इस मामले में कि अगर हम यहाँ पे इंदिरा गांधी जी का जो प्रतिद्वंद्वी है नीलम संजीवा रेड्डी, इनको अगर हम राष्ट्रपति बना देते हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि कुछ भी इंदिरा गांधी जी का गड़बड़ी करेंगी तो हम उन्हें पद से हटा के अपना शासन कायम कर लेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी जी सिंडिकेट के इस षड्यंत्र को समझ गई और उन्होंने अपना जो बेसिकली समर्थन था वो उस समय के उपराष्ट्रपति जिनका नाम था वीवी गिरी इनको दिया, और जब चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री के साथ था, इसीलिए वीवी गिरी जो थे वो विजयी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंडिकेट नहीं रुकने वाला था। सिंडिकेट ने कहा कि तुमने पार्टी के नियमों का उल्लंघन किया है, ठीक है, तुमने एक गलत उम्मीदवार को अपना वो मत दिया है, इसीलिए हम तुम्हें पार्टी से निष्कासित करते हैं। और फाइनली कांग्रेस पार्टी विभाजित हो जाती है, दो पार्ट में बढ़ती है। इंदिरा गांधी में आर याद रखेंगे तो इंदिरा गांधी जी के कांग्रेस को आर बोला गया, यानी कि रिक्विजिनिस्ट, और सिंडिकेट से याद रखेंगे कांग्रेस को। इंदिरा गांधी जी में आर आता है तो आप इसे रिक्विजिनिस्ट याद रखेंगे। सिंडिकेट की कांग्रेस की बात करेंगे तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल सा, ठीक है। तो ये भी बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, आपका 2 मिनट का क्वेश्चन था, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा आप सभी को। देखिए मैंने आपको कहानी की तरह समझाऊंगा सारी चीजें, ताकि आप किताबी लैंग्वेज में ना समझ के कहानी की तरह समझें और उसे अपने शब्दों में बता। बाकी किताबी लैंग्वेज तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और समझा हिंदी में देता हूँ अच्छे तरीके से, ओके। वेल, अब छठे में हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत बताइए। पहले तो आप समझिए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ विदेश नीति। तो विदेश नीति का बेसिक कॉन्सेप्ट जो ये होता है कि किसी भी एक देश का, ठीक है, उसके आसपास के जितने भी देश हैं उसके साथ में सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, सैनिक तौर पे कैसे संबंध है, कैसा नजरिया है, कैसा रुख अपनाता है, उसको बोलते हैं। जैसे भारत की विदेश नीति की बात करें तो पाकिस्तान के लिए हमेशा कठोर रही है, वहीं रूस के लिए बात करें तो हमेशा से लचीली और समन्वय वाली रही है। लेकिन पाकिस्तान के साथ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं। आइए एक एक करके इसके सिद्धांतों की बात करते हैं। तो भारत की विदेश नीति का सबसे पहला सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता की नीति, अर्थात जब भारत ने देखा कि कोल्ड वॉर चल रहा है, ठीक है, जो भी नए देश आजाद होते हैं इन्हें या तो अमेरिका मिलना होता है या तो यूएसएसआर में मिलना होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं ना कि कुछ 5 देश मिलकर एक नया संगठन बना देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का निर्माण कर दिया। किस रूप में, कि जो भी नए नए देश आजाद होते हैं वो यूएसए या यूएसएसआर में अगर शामिल नहीं होना चाहते तो तीसरे विकल्प के रूप में यहाँ पे शामिल हो सकते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये विदेश नीति का सबसे पहला सिद्धांत है। दूसरा है लोकतंत्र का सम्मान। बेसिकली भारत जब से आजाद हुआ है तब से भारत में लोकतंत्र ही रहा है, ठीक है। दुनिया के अगर हम सबसे बड़े लोकतंत्र के देशों की सूची की बात करें तो उस सूची में सबसे अग्रणी जो नाम है, सबसे पहला नाम भारत का ही है, ठीक है। क्योंकि जब आपातकाल भी लगा तो ऐसा लगा था कि लोकतंत्र यहाँ पे खतरे में है, खत्म होने वाला है, बट आपातकाल के बाद में लोकतंत्र की नीति पुनः चालू हुई, ठीक है। हालांकि कुछ समय लोकतंत्र की कमियां मिली और उसको सुधारा गया तो लोकतंत्र और मजबूत हो गया, है ना। तो लोकतंत्र का हमेशा से सम्मान किया गया, ठीक है। मानव अधिकारों का सम्मान किया गया, अर्थात जब भारत आजाद हुआ तो देश में विकास करने के लिए नागरिकों को संविधान ने मौलिक अधिकार दे दिए, लेकिन ये मौलिक अधिकार इनफ नहीं थे। यूएनओ के मुताबिक पूरे वर्ल्ड में कुछ कुछ मानवाधिकार देशों को दिए जाने थे अपने नागरिकों को, तो वही मानवाधिकार जो थे भारत ने नागरिकों को दिए, और साथ ही उनकी रक्षा के लिए जैसे इंटरनेशनल लेवल पे बनाया गया है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना। इसी तरीके से भारत में भी मानवाधिकार आयोग बनाया गया है इन ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। देखो भारत हमेशा से साम्राज्यवाद का और उपनिवेशवाद का विरोध करता है। जैसे भारत पे खुद तकरीबन 150 से 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया था, तो भारत को पता है कि जब हम कोई दूसरा कंट्री में गुलाम बना के रखता है तो हमें कैसा लगता है, देश की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है एक तरीके से, ठीक है ना। और जो सोने की चिड़िया से भारत कहते थे वो अब जाके कोई चिड़िया नाम के कुछ बचा ही नहीं था, तो कुछ ऐसा था, ठीक है ना। तो इसीलिए भारत इसका हमेशा से विरोध करता है, और इसको दर्शाने के लिए उसने जो अंग्रेज थे उनको भारत से भगाया, साथ ही इंडोनेशिया को डचों से आजाद कराने में मदद कराई, दक्षिण अफ्रीका में जो रंग-भेद की नीति चल रही थी इसका भी विरोध किया था इसने। तो ये बातें हैं कुछ, ठीक है। पांचवा क्या दिया हुआ है बच्चों, विश्व शांति और मित्रता को बढ़ावा देना। हमेशा से भारत की जो विदेश नीति वो ये रही है कि विश्व में शांति और मित्रता बनी रहे, जिसके लिए शीत युद्ध के दौरान भारत के द्वारा जब भी यूएनओ जो है वो कोई शांति अभियान भेजता है कहीं पे और उसे शांति सेना चाहिए होती है तो भारत हमेशा अपनी सेना भेजता है यूएनओ में, और इससे ये पता चलता है कि भारत जो है वो शांति बनाए रखने के प्रति कितना गंभीर होता है, ठीक है। तो ये है भारत की कुछ कुछ महत्वपूर्ण विदेश नीतियों के सिद्धांत, ठीक है बच्चों। दोनों ही क्वेश्चन, सिंडिकेट वाला 1969 के राष्ट्रपति चुनाव वाला, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी समझ में आ चुके होंगे आपको, ठीक है।
अब इनको आइए इंग्लिश में देखते हैं। इंदिरा गांधी's real challenge was not deal with the opposition but the syndicate within her own party in which the election of then president played an important role described. On other hand, to describe the main principles India's foreign policy. तो सबसे पहले split in Congress इंदिरा वर्सेस syndicate, ठीक है। तो कैसे टूटता है इसके बारे में आप ये पार्ट लिखेंगे। एंड देन इसको एक जैसे हवन में घी डालते हैं तो चिंगारी लगती है, आग बढ़ती है, तो वही 1969 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे वो इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट की जो डिबेट थी वो और ज्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक है। यानी कि कांग्रेस के पार्टीशन की जो प्रक्रिया थी वो बढ़ चुकी थी, ठीक है। और ये आपके पूरे के पूरे पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। एंड देन main principles of Indira foreign policy, that policy of non-alignment movement and respect for democracy for all country, even on country, respect for human rights, and also form a human rights commission for protected, ठीक है। अपोजिशन टू इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म, यानी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। द लास्ट वन की प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड फ्रेंडशिप। दैट्स ऑल ऑफ दिस अबाउट, ओके। तो आई होप आपको ये पार्ट भी इंग्लिश का जो था ये भी समझ में आया, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्षेत्रीय आकांक्षाओं के विलय के संबंध में पंजाब समस्या का वर्णन कीजिए, 6 नंबर का है, ठीक है। मतलब पंजाब की जो समस्या थी ये आपको यहाँ पे बढ़िया तरीके से समझानी है। तो पंजाब समस्या और दूसरे में है जम्मू कश्मीर रियासत का विलय और दूसरे राज्य का दर्जा, यानी कि पंजाब समस्या समझानी है और जम्मू कश्मीर की समस्या ये समझानी है, ठीक है। आइए पंजाब पे पहले बात कर लेते हैं। पंजाब 1920 के दशक में पंजाब में अकाली दल गठित होता है। अब इस अकाली दल ने क्या किया था, पंजाब के वे लोग, ठीक है, पहले पंजाब में बेसिकली हरियाणा हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया, ये मिले हुए थे, ये बाद में 1966 में अलग करके बनाए गए थे, ठीक है। तो इसने बड़े एरिया में हिमाचल प्रदेश हरियाणा जिसे आज बोलते हैं वो पहले पंजाब का एरिया था। तो पंजाब में वे लोग जो पंजाबी भाषा बोलते हैं उनके लिए अलग गठन के लिए एक अलग राज्य गठन करने के लिए आंदोलन किया गया और फाइनली सरकार ने बात भी मानी और पंजाब प्रांत बना दिया। उसके बाद में पंजाब से अलग करके हिंदी भाषी लोगों के लिए हरियाणा और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए हिमाचल प्रदेश बना दिया गया था, ठीक है। लेकिन ये बात यही नहीं रुकी, अभी अकाली दल के ही जो सदस्य थे इन्होंने क्या किया, 1973 में आनंदपुर साहिब सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है, इस सम्मेलन में पंजाब के लिए अधिक स्वायत्ता की मांग इन्होंने उठाई कि पंजाब को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ठीक है। साथ ही कुछ धार्मिक नेताओं ने ये कहा कि जो सिख हैं उन्हें अपनी पहचान स्वयं रखने का अधिकार होना चाहिए और कुछ जो चरमपंथी थे वो ये मानते थे कि भारत से अलग होकर पंजाबी भाषियों के लिए एक नया देश खालिस्तान होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें चली रही थी। अब इसी बीच ये देखा गया कि स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, ठीक है। और 1980 के बाद अकाली दल के जो उग्रपंथी लोग थे इन्होंने क्या किया, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बनाया और वहीं ये लोग क्या करते थे, अपने हर एक कार्य को अंजाम दिया करते, ठीक है। हर एक हिंसा को, हर एक बात को, मीटिंग्स को यहीं पे अंजाम देते थे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, इनको रोकने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से 1984 में उग्रवादियों को वहां से निकालकर भगाने के लिए उनके ऊपर की गई सैन्य कार्यवाही को ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। और इस ऑपरेशन ब्लू स्टार की निंदा की गई किसके द्वारा, पंजाब के सिखों के लोगों के द्वारा, दिल्ली के सिख लोगों के द्वारा भी, ठीक है। ये कहा गया कि इन्होंने सिख के धर्म पर, सिख के विश्वास पर हमला बोला है। इसीलिए दिल्ली में जो सिख लोग थे इन्होंने क्या किया, 31 अक्टूबर 1984 को किन्हीं किन्हीं तरीकों से इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी, ठीक है। और दूसरी तरफ उत्तर भारत में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या का पता चला तो सिखों के विरोध में हिंसा भड़क उठी, ठीक है। एक तरफ तो सिखों ने इंदिरा गांधी जी को मारा, ठीक है। तो पहले तो ऑलरेडी जो सिख लोग थे वो भारत सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर ही रहे थे, ठीक है। अब हिंसा कर दी इंदिरा गांधी जी के लिए, तो इंदिरा गांधी जी की हिंसा के बाद, हत्या के बाद में उत्तर भारत में सिखों के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी, वहां पे सिखों को मारा काटा जाने लगा, ठीक है। अब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो ऐसे में पंजाब के अकाली दल के जो उस समय सदस्य थे जिनका नाम था हरचंद सिंह लोंगोवाल, ठीक है, और भारत के उस समय जो बेसिकली प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इनके बीच में एक समझौता हुआ 1985 में और इस समझौते के द्वारा शांति स्थापना कर ली गई, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है
पंजाब शुरुआत से लेके अभी तक 1985 तक कैसे शांत रहा इसके बारे में। ठीक है भाई, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपका। आई होप बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं के विलय के संबंध में पंजाब समस्या का वर्णन। बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। ठीक है, पंजाब के बारे में आपकी ये बातें आ जाती हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। देखिए, जम्मू एवं कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे 3 राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र, जिसमें से एक जम्मू है, दूसरा कश्मीर है और तीसरा यहाँ पे लद्दाख आ जाता है। ठीक है, कश्मीर का अगर हम एक भाग की बात करें तो एक भाग जो है ना, ये आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपने पास नहीं रखा है। हालांकि कानूनी अपने पास ही है, लेकिन अवैध तरीके से ये पाक अधिकृत जो कश्मीर है वो चाइना को दे रखा है। चाइना वहां पे अपनी गतिविधियां कर। ठीक है, तो जब भारत आजाद हुआ, ठीक है, और आजाद नहीं हुआ था तो उससे पहले भी जम्मू कश्मीर पे राजा का शासन होता था। किस राजा का? स्वतंत्रता के दौरान राजा हरि सिंह का। ठीक है, राजा हरि सिंह ने ये कहा कि भाई हम जो है अपना एक अलग देश बनाएंगे। ठीक है, अब अलग देश बनाने की मांग उठी तो पाकिस्तानी कबायलियों ने क्या किया, यहाँ पे घुसपैठ की, हिंसा बढ़ाई और ये कहा राजा पर ये दबाव बनाया कि तुम्हें पाकिस्तान में मिलना होगा। अब हरि सिंह राजा जो थे कश्मीर को, वो डर गए इस बात से कि पाकिस्तान कबायली हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो इसीलिए राजा ने भारत सरकार से सैनिक सहायता मांगी। हालांकि भारत ने सैनिक सहायता की, लेकिन उसके बदले में ये कहा अगर हम तुम्हें अपनी सेना दे रहे हैं, तुम्हारी स्थिति को हम संभाल ले, तो हमें क्या मिलेगा? राजा हरि सिंह ने कहा कि अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम आप में शामिल हो जाएंगे, लेकिन आप क्या कीजिए, हमें थोड़ा सा ना विशेष दर्जा दे देना ताकि हम जो है अपनी स्थिति को और अच्छा बनाए रखें। तो बात कहा अरे बिल्कुल क्यों नहीं देंगे, अरे अनुच्छेद 370 ले जाओ, यहाँ पे कोई भी कानून वगैरह लागू करना हो तो हम पहले तुमसे पूछ लेंगे। ठीक है ना, इतना विशेष दर्जा दे दिया। ठीक है, और क्या चाहिए? हरि सिंह बोले अरे ठीक है चलो चलो, सेना लेके गए, भगाया उन पाकिस्तानी कबायलियों को और स्थिति शांत हो गई। ठीक है, पाकिस्तान के उग्रवादी व्यवहार और कश्मीर के अलगाववादियों के कारण आज भी वर्तमान में ये देश तो अलग हो गया, अब यूनियन टेरिटरी है, राज्य भी नहीं बचा, ये अशांत बना हुआ है। यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी यहाँ पे आज भी 3 तरीके की अलगाववादी धाराएं देखने को मिलती है। जैसे कि कुछ लोग ये जो यहाँ के अलगाववादी वो ये मानते हैं कि कश्मीर को एक नया देश बन जाना चाहिए। कुछ लोग यहाँ के ये मानते हैं कश्मीर का विलय पाकिस्तान में कर लिया जाना चाहिए, और कुछ लोग ये मानते हैं कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है, भारत में से मिलना चाहिए, लेकिन हाँ भारत को कुछ विशेष अधिकार से दिए जाने चाहिए, अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी है कश्मीर के भारत में विलय की। वेल, आया समझ में बढ़िया तरीके से आप सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ चुका होगा, क्षेत्रीय आकांक्षाओं के विलय के संबंध में पंजाब समस्या का वर्णन और जम्मू कश्मीर की रियासत इस बारे में। तो पंजाब समस्या के जब हम वर्णन की बात करें पंजाब के बारे में, तो आप पहले तो ये 3 पॉइंट लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद में जो आपके 2 पॉइंट यहाँ पे नीचे जाते हैं ये लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका आता है अथवा में जम्मू कश्मीर के बारे में, तो उसके बारे में पहले ये 3 पॉइंट आप लिखेंगे, देन आपका 0.456 ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं कि डिस्क्राइब द पंजाब प्रॉब्लम इन रिलेशन टू द मर्जर ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। ठीक है, अथवा में दिया हुआ है, तो देखते हैं कि पंजाब प्रॉब्लम क्या थी भाई। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं पूरी की पूरी जो कहानी है इसकी। ठीक है बच्चों, ओके। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हियर कि हाउ डिड प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मर्ज और गेट द स्टेटस ऑफ ए स्पेशल स्टेट। तो कैसे हुआ था मर्ज, स्पेशल स्टेट कैसे जो दर्जा था उसका वो कैसे मिला, उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर ए आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपका पॉइंट नंबर बी सी डी ई ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला भी पार्ट बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ चुका है। ठीक है बच्चों, चलिए ओके। तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, और ये जो प्रश्न है बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने ही वाला है आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? राष्ट्र के निर्माण के दौरान रियासतें जो रजवाड़े हुआ करते थे, इनके एकीकरण में कुछ समस्याएं हमें देखने को मिली। ठीक है, वो समस्याएं क्या थी? साथ ही भारतीय संघ में देशी रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं कि लौह पुरुष से नाम से जाने वाले सरदार पटेल जी की क्या भूमिका थी देशी रजवाड़ों के विलय में। तो मैं अगर आपको इनकी भूमिका बताऊं तो पहले तो शत शत नमन है ऐसे व्यक्ति को जिसने देश को टूटने से बचाया, देश को 565 भागों में बंटने से बचाया। ठीक है, आज हमारे पास भारत का इतना बड़ा क्षेत्रफल है, जितने राज्य आप देख रहे हैं उन सभी को एकत्र करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक अहम योगदान है। ठीक है, इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इन्हें लौह पुरुष की उपाधि भी दी थी रियासतों के एकीकरण के मामले में। ठीक है ना,
और इन्हीं के नाम से इनके जन्म स्थली पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है। ठीक है, तो आइए समझते हैं देसी रजवाड़े और विलय के बारे में। देखो हुआ क्या था। ब्रिटिश इंडिया जब अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे, दो पार्ट में था। एक ऐसा एरिया जहाँ पे अंग्रेज स्वयं शासन करते थे, और एक ऐसा एरिया जहाँ पे अंग्रेजों ने अपनी अधीनता जिसे स्वीकार करवा रखी थी जिन राजाओं को, यानी कि ऐसे राजा जिन्होंने अंग्रेजों के अधीन होने का दावा किया था। ठीक है, जो अंग्रेजों के अधीन रहते थे, ठीक है, एक तरीके से गुलामी तरीके से, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे शासन करते थे। ओके, अंग्रेजों का ये कहना था कि भाई भारत में ना जितने भी ये मौजूद 565 रियासत रजवाड़े हैं, जब भारत आजाद हो जाएगा तो ये भी आजाद होंगे ब्रिटिश प्रभुत्व से। इसीलिए इनके सामने तीन ऑप्शन होंगे, या तो ये देशी राज्य रजवाड़े भारत में मिल जाएं, या तो ये पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या तो ये स्वतंत्र भी हो सकते थे। ठीक है ना, तो ये बात है यहाँ पे हमारे सामने निकलकर सामने आई। अब जब ये देखा कि हमारे सामने ऑप्शन है इतने सारे, तो हम क्यों ना अलग हो जाए। तो इस मामले में सबसे पहले त्रावणकोर के जो राजा थे, त्रावणकोर के राजा, इन्होंने कहा कि हमारा राज्य अलग रहेगा, हम एक अलग देश बनाएंगे। अब हैदराबाद ने ये देखा यार ये तो अलग होने वाले हैं, तो हैदराबाद के निजाम ने भी बोल दिया हम भी भारत से अलग होकर एक नया देश बनाएंगे। अब ये जब नए नए देश बनाने की बात कर रहे हैं, तो भोपाल के शासक ने कहा ये लोग देश बना रहे हैं, हम संविधान में ही नहीं जाएंगे, हम भारत का विरोध करते हैं, हमें भी अलग होना है। ठीक है ना, तो वे क्रांतिकारी, वे नेता जिन्होंने अपने बलिदान देते हुए भारत को एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए जो प्रयास किए थे, वो इन रियासतों के अलग अलग देश मांग की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कहीं टूट सा रहा है। ठीक है, तो ऐसे देशी रजवाड़ों की समस्या को देखकर भारत के अखंडता एकता का जो सपना टूट रहा था, इसको मजबूती दी, इसको कम किया, एक तरीके से भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए मजबूती प्रदान की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इनके अनुसार भारत में मौजूद जो 565 रियासतें थी, इनके एकजुट का काम किया। उन्होंने कहा कि जब भारत आजाद नहीं भी हुआ था और हो भी गया था, तो इस दौरान लगभग 565 रियासतों में से 95% रियासतें थी जिसने भारत में विलय अपना कर लिया था आसानी से। कुछ ही ऐसी रियासतें थी 15 से 20 जिन्होंने भारत में विलय नहीं किया था। अब उन्होंने क्या किया, साम दाम दंड भेद की ये नीति अपनाई और हर एक उस रियासत को भारत में मिलाया जो मिलना नहीं चाहती थी। जैसे उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने हैदराबाद और जूनागढ़ में सैनिक कार्यवाही के द्वारा मणिपुर रियासत के राजा पर दबाव डालकर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देकर हासिल कर लिया। जैसे कि हैदराबाद और जूनागढ़, यहाँ पे सैनिक कार्रवाई की, उसको मिला लिया। मणिपुर के रियासत के जो राजा थे उन पर दबाव डाला, उनको मिला लिया। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया, उनको भी मिला लिया। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पे। ठीक है, और इसी वजह से इनके इसी पराक्रम की वजह से महात्मा गांधी ने इन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी। इनके नाम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है और ये देश के पहले गृह मंत्री भी बने थे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको 5 मिनट के अंदर मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिया। ओके, वेल ये आपको आई होप बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। द क्वेश्चन इज हियर 29 पार्ट 2, दैट इज भारत और बांग्लादेश में बीच में विवाद और के मुद्दे, अच्छे संबंध, कुछ ऐसा है बताओ। यानी कि भारत तथा बांग्लादेश के बीच में अच्छे संबंध भी रहे, बुरे संबंध भी रहे, यानी कि विवाद भी है और अच्छे संबंध भी, दोनों आपको समझाने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं। द क्वेश्चन फर्स्ट इज हियर कि भारत तथा बांग्लादेश के बीच में विवाद के मुद्दे। तो विवाद के मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छे के कमी है। विवाद के मुद्दे क्या है? विवाद का सबसे पहला मुद्दा बच्चों नदी जल बंटवारा है, क्योंकि बांग्लादेश ये कहता है कि गंगा नदी से और तिस्ता नदी से हमें जितना जल मिलना चाहिए, भारत हमें उतना जल नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर भारत ये कहता है कि तिस्ता नदी से, गंगा नदी से जितना बांग्लादेश अगर जल मांग रहा है, अगर उतना बांग्लादेश को दे देंगे, तो भारत के कई ऐसे एरिया बांग्लादेश के आसपास के, वो जो भारतीय कंट्री में शामिल है, वो सूखा पड़ जाएगा वहां पे, इसीलिए उसको नहीं देता है। ठीक है, 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो बांग्लादेश से 80 लाख लोग भारत में घुसपैठ कर आए थे। ठीक है, और जिसका सबसे बड़ा जो बेसिकली नुकसान था, वो असम और बंगाल के राज्यों में पड़ा। यहाँ के जो लोग मूल रूप से रहते थे, वही आज यहाँ पे अल्पसंख्यक बने गए, क्योंकि आने वाले घुसपैठिए जो थे, उनकी संख्या 80 लाख से ज्यादा थी। अब जब ये लोग आए, तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर नुकसान पड़ा, भारतीय संस्कृति पर, भारतीय राजनीति पर भी नुकसान पड़ा इसका। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है वो क्या करते हैं, इनको चुपके से इनका मत प्रदान करके आइडेंटिटी कार्ड बना के दे देते हैं, कहते हैं कि हमें वोट है ना, और तो वोट बैंक की राजनीति से शुरू हो गई थी। ठीक है ना, बांग्लादेशी आतंकवादी शिविर, जैसे कि भाई बांग्लादेश में लश्कर-ए-तैयबा है, जमाल-उद-दावा है, तो भारत ये दावा करता है कि जो भी घटना इस बांग्लादेश के आसपास के एरिया में होते हैं आतंकवादी, वो सब बांग्लादेश ही ऑपरेट करता है।
ये यहाँ पे बेसिकली मुद्दा है। उसके बाद में अवैध तस्करी है। भारत आरोप लगाता है बांग्लादेश पे कि तुम्हारे यहाँ से कुछ ऐसे नशीले पदार्थ, ड्रग्स वगैरह, इनकी सप्लाई हमारे यहाँ पे हो रही है, जिससे हमारे बच्चे जो है इसके एडिक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है। म्यांमार से गैस पाइपलाइन, भारत म्यांमार के द्वारा एक गैस पाइपलाइन यहाँ पे लाना चाहता है। अगर ये गैस पाइपलाइन बच्चों बांग्लादेश से होकर यहाँ पर आ गई, तो जो गैस अभी के टाइम पे आपको मान लेते हैं कि 100 रुपए किलो मिल रही है, ठीक है, तो म्यांमार से आने वाली ये जो गैस पाइपलाइन है, अगर ये भारत आ गई, जिसके बीच में अड़चन बांग्लादेश पैदा कर रहा है, तो ये जो 100 रुपए किलो गैस है ना, ये ज्यादा से ज्यादा आपको 10 से 15 रुपए किलो या फिर लीटर इस तरीके से मिलेगी। ठीक है ना, 10 से 15, सोचो कहाँ 70 से 80% प्राइस गिर जाएगा गैस का। लेकिन बांग्लादेश इस चीज को नहीं समझता, वो कहता हम जाने ही नहीं देंगे। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। इन सभी चीजों को लेकर भारत तथा पाकिस्तान के बीच में विवाद है। ओके, एंड देन भारत तथा बांग्लादेश के बीच में मधुर संबंध में कुछ ही है, ज्यादा नहीं। जैसे बांग्लादेश जो है, ये भारत की एक जो पूरब चलो की नीति है, एक्ट ईस्ट नीति, इसका हिस्सा है। और इस नीति के अंतर्गत वह म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, यानी कि आसियान संगठन शामिल देश, इनके साथ में संबंधित जो अपने संबंध है वो सुधारना चाहता है। ठीक है, आपदा प्रबंधन के मामले में, पर्यावरण की अन्य जो बड़ी बड़ी समस्याएं होती है, इन सभी के मामले में ये दोनों चाहते हैं कि मिलकर काम करें। ठीक है, 2008 में शेख हसीना ने भारत को आश्वासन दिया था कि बांग्लादेश में पहले तो आतंकवादी शिविर है नहीं, मैंने अगर एक गलती से कोई मिलता भी है तो हम उन सभी को नष्ट करेंगे। तो इसी को देखते हुए 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश को आर्थिक सहायता देते हुए 20 अरब डॉलर देने का वादा किया। 2015 में दोनों ने कुछ परिचित एनक्लेवों का आपस में आदान प्रदान किया, ये चीजें। ठीक है, तो ये वो संबंध है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में मधुर है, और ये वो संबंध है जो दोनों के बीच में खराब है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो समझ में आ गया आप सभी को रजवाड़ों के विलय की समस्या क्या थी बच्चों, रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका क्या थी, उसके बाद में भारत तथा बांग्लादेश के बीच में विवाद के मुद्दे क्या थे, ठीक है, और मधुर संबंध क्या थे। ओके, वेल, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ पे आ जाते हैं, उन सभी को इंग्लिश में यहाँ पे समझा देते हैं एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में दिया हुआ है कि व्हाट प्रॉब्लम्स कम इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसेस स्टेट्स ड्यूरिंग नेशन बिल्डिंग एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ सरदार पटेल इन द मर्जर ऑफ प्रिंसेस स्टेट्स इन इंडियन यूनियन। क्या थी भाई, पहले प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाती हैं, ये नहीं है प्रॉब्लम्स इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसेस स्टेट्स ड्यूरिंग नेशन बिल्डिंग, दैट इज द ऑप्शन ABCD, मतलब पूरा पार्ट आंसर ये आपका ये। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सरदार पटेल्स रोल इन द मर्जर ऑफ प्रिंसेस स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन। ओके, दैट्स योर आंसर, इजीली आप यहां से लिख देंगे। ठीक है, द लास्ट वन इज क्वेश्चन हियर कि इश्यू एंड कंटेंशन, इश्यू क्या है, ठीक है, डिस्प्यूट क्या है भारत और बांग्लादेश के बीच में। डिस्प्यूट है सबसे पहला रिवर और वाटर शेयरिंग, इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम द बांग्लादेश बॉर्डर ड्यूरिंग 1971, बांग्लादेशी टेररिस्ट कैंप्स, ठीक है, इलिक्ट स्मगलिंग, ठीक है, एंड गैस पाइपलाइन फ्रॉम म्यांमार। अच्छे रिलेशन क्या है, तो अच्छे रिलेशन है, इस संबंध में आपके सामने ये पॉइंट आ जाते हैं आपके। ओके, तो आई होप आपको बढ़िया तरीके से ये चीज भी समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए ओके, तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, 6 नंबर के आखिरी क्वेश्चन है जिसमें चॉइस है। क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। बिल्कुल ठीक बात भाई, वैश्वीकरण क्या है, एक बहुआयामी अवधारणा है। कथन के संदर्भ में वैश्वीकरण के आर्थिक तथा राजनीतिक परिणाम लिखिए। ठीक है, तो आपसे पेपर में कोई एक पूछा जाएगा, या तो वैश्वीकरण या तो आर्थिक, मैं आपको दोनों समझाऊंगा। ठीक है, वैश्वीकरण के अगर हम आर्थिक परिणाम की चर्चा करें तो सकारात्मक और नकारात्मक, और राजनीतिक भी सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, देखिए जब परिणाम आपसे पूछे जाएंगे तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने हैं। तो यहाँ पे हम आर्थिक की पहले सकारात्मक की बात करते हैं। तो हुआ क्या, आर्थिक लेवल पे हमें बताने ये सारे के सारे, तो आयात और निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा था, कोई देश दूसरे से खरीदता है बेचता जो भी था उस समय, जो बॉर्डर था उस पर, ठीक है ना, जो बेसिकली प्रतिबंध लगे थे, उन सभी को हटाया जाने लगा, व्यापार तेजी से बढ़ने लगा, देशों को विदेशी मुद्रा मिलने लगी, वैश्विक संबंधों में सुधार आने लगा था एक तरीके। ठीक है, अब वैश्वीकरण के संबंध में ही प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हुआ, क्योंकि इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी जो सेवाएं थी, इन सभी सेवाओं के उपयोग से वैश्वीकरण एक गांव जैसा बन गया। आज के टाइम पे आप देखेंगे आपके पास फोन है तो किसी भी देश की किसी भी तरीके की नॉलेज आसानी से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो किसी भी चाहे वो हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना बैठा हो,
वो आप उससे कॉल पे बात भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी का तेजी विकास हुआ है और इसी से अर्थव्यवस्था में सुधार है, क्योंकि देश जब व्यापार करते हैं, ठीक है, जिसमें वस्तु और पूंजी का प्रभाव होता है, तो देशों की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, ठीक है। अब जब बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी तो क्या होगा, इनके बीच में कंपटीशन होगा एक वस्तु को लेकर। तो हर एक कंपनी ये चाहेगी हम ज्यादा से ज्यादा वस्तु की उच्च गुणवत्ता बनाए, कम से कम पैसे में व्यक्ति को दे। इसका मेन फायदा किसको हुआ, कंज्यूमर को हुआ, कि वस्तु की गुणवत्ता कम पैसों में और ज्यादा मिलने लगी, ठीक। विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई, क्योंकि विदेशी व्यापार से देशों को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और इससे वो अपने देश के उद्योगों का विकास कर पाते हैं और विदेशों में भी अपना जो पैसा वो लगा पाते हैं। जैसे शेयर मार्केट सुना है ना, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ चुका होगा किस बारे में ये जो आपका वैश्वीकरण की अवधारणा थी, इसके सकारात्मक आर्थिक आर्थिक नकारात्मक की बात करें तो सबसे पहला ये हुआ कि छोटे उद्योगों का पतन हो गया, अर्थात वे उद्योग जो छोटे छोटे थे, हस्तकला हस्तशिल्प, उन उद्योगों का पतन हुआ क्योंकि ये उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। ऐसा विकास हुआ, अर्थात समाज में दो नए वर्ग, एक तो वो जो पहले से अमीर था वो और प्रो लेवल का अमीर हो गया और जो गरीब था वो और ही ज्यादा लोवेस्ट गरीब होता चला गया, ठीक है। कई कंट्री की जो विदेश नीति है, वीजा नीति, वो बहुत ही ज्यादा कठोर है, जिनके साथ में आप व्यापार करने की कितनी भी शर्तें क्यों ना पूरी कर लो, आप वहां पे व्यापार कर ही नहीं पाओगे, करने भी गए तो वहां पे तुम्हारा ही नुकसान होगा, ऐसी नीति, ठीक है। नागरिकों को मिलने वाला जो सामाजिक सुरक्षा कवच था ये अब पूरी तरीके से हट चुका था, जैसे रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य सुविधा चिकित्सा, ये सभी अब हट चुके थे, क्योंकि आर्थिक परिणाम के स्वरूप जो था नागरिक से सुरक्षा कवच जा चुका था, ये चीज है, ठीक है। और यही वाला आप जो है राजनीति में भी लिख देंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह, ठीक है। तो ये वैश्वीकरण के आर्थिक कैसे परिणाम थे, नकारात्मक, ठीक है। अब बारी आती है वैश्वीकरण के राजनीतिक सकारात्मक, तो आइए सकारात्मक की बात करते हैं। राजनीतिक वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम, राज्य की सरकारों को नई नई आधुनिक प्रौद्योगिकी और तकनीकें मिली हैं, जिनके कारण इन्हें शासन व्यवस्था चलाने में आसानी होती है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, कि राज्य की सरकार को नई नई टेक्नोलॉजी ये मिलती है, तकनीकें मिलती है, जिनके कारण ये शासन व्यवस्था चला पाते हैं। पर्यावरण, कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, ऐसे अपने कार्य को आज भी सरकार जो है इन मामलों में सोच समझ कर अपने कदम उठाती है, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन कदम उठाती है इस वजह से, ठीक है। सरकार को जो प्रौद्योगिकी मिली है, इस कारण आज वो राज्य के मामले में और ज्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि वो इन टेक्नोलॉजी और तकनीकों की मदद से अपने नागरिकों के बारे में सूचना एकत्र करते रहते हैं कि उन्हें किस चीज की जरूरत है, कहीं कोई दंगा फसाद तो नहीं होने वाला है, तो उसको पहले ही रोक दिया, ठीक है। ये चीजें हैं और राजनीति के फलस्वरूप ये भी है कि अगर किसी देश की आर्थिक या सैनिक व्यवस्था कमजोर हो रही है, किसी भी तरीके की व्यवस्था कमजोर हो रही है, तो वो दूसरी कंट्री से चाहे तो मदद मांग सकता है और अपने देश को संपन्न बना सकता है। इसकी वजह से संपन्न हो पाया वैश्वीकरण के वजह से, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के राजनीतिक भी कुछ गलत प्रभाव है, ठीक है, नकारात्मक, जैसे राज्यों की सरकार अर्थात क्षमता में कमी आती है, जिससे उनका ज्यादा सीमित हो जाता है। अर्थात राज्यों की सरकार में आज के टाइम पे जो बहुराष्ट्रीय निगम है, बहुत बड़े बड़े संगठन कंपनियां, उन्होंने अपना पैर कहां पे जमा लिया है, उस कंट्री के मार्केट में, ठीक है। तो कंट्री की मार्केट में जब पैर उसने जमा लिया अच्छे तरीके से, तो जो गवर्नमेंट है उससे भी हैंडल कर लेती है कंपनी, बड़ी बहुत ज्यादा कंपनी होती है जो गवर्नमेंट को टक्कर दे सकती है, तो ये ऐसा यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। राज्यों में जो सामाजिक कल्याण के कार्य किए जाते थे सरकार के द्वारा, अब उसमें कमी आई हुई है। सरकार ने केवल अब कुछ ही कामों में अपने काम जो काम है वो किए हैं, बाकी को छोड़ दिया है। नागरिकों को जो सामाजिक सुरक्षा कवच मिलता था, रोटी कपड़ा मकान वगैरह का, ये भी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये है वैश्वीकरण के राजनीतिक और नकारात्मक परिणाम। ओके बच्चों, चलिए दोबारा दिखाऊं, हाँ सर दिखाओ, देखो वैश्वीकरण के आर्थिक सकारात्मक परिणाम, वैश्वीकरण के आर्थिक सकारात्मक परिणाम, वैश्वीकरण के राजनीतिक सकारात्मक परिणाम, वैश्वीकरण के राजनीतिक नकारात्मक, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में आजादी के बाद से लोकतंत्र कायम रहा, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वहां अंदरूनी संघर्ष से ये जो श्रीलंका है वो अभी भी जूझ रहा है। इस मामले में आपके क्या विचार हैं वो आपको समझा, ठीक है। आइए एक एक करके देखते हैं श्रीलंका में हो रहे जातीय संघर्ष के बाद, ठीक है। देखो
आजादी जो कि 1948 में श्रीलंका को मिली थी, इसके बाद में यहाँ पे लोकतंत्र कायम रहा, लेकिन वह अंदरूनी जातीय संघर्ष से भी जूझ रहा था। श्रीलंका में स्थित जो सिंगली मूलवासी हैं, ठीक है, ये बहुसंख्या में है, और उत्तरी पूर्वी जो श्रीलंका है यहाँ पे तमिल बहुसंख्यक। तो 1948 में क्या हुआ, जब चुनाव हुए तो यहाँ पे एक निष्पक्ष और स्वतंत्र पार्टी की सरकार बनी, जो कि सिंगलियों के लिए भी और तमिलों के लिए एक जैसा समान विवाह रखते थे। अब इसी वजह से जो सिंगली व्यक्ति थे वो यहाँ पे नाराज हो गए कि भाई ऐसा क्यों, ठीक है। तो 1951 के चुनावों में एक कट्टरपंथी पार्टी जिसका नाम था श्रीलंका फ्रीडम पार्टी और सुलेमान बंडार नायके ने सरकार की बागडोर संभाली, और ये जो पार्टी थी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, ये ऐसी पार्टी थी जिसने श्रीलंका से तमिलों को भगाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि सिंगली भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया, जिससे कि तमिल को ये भाषा आती नहीं होगी और वो अच्छी तरीके से कुछ कर भी नहीं पाएंगे। बसों का, परिवहन का और बंदरगाह का राष्ट्रीयकरण कर दिया, अर्थात अब उस पर टैक्स इतना ज्यादा लगा जाएगा कि वो जो तमिल लोग थे जिनका मैंने ये कार्य था वो दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तमिलों का रोजगार छिन गया इसकी वजह से। तमिलों का विदेशी आवास प्रमाण जो पत्र था इसका नवीनीकरण करने से मना कर दिया और पंजीकरण करने से भी मना कर दिया कि जब तक है तब तक ही रहेगा, उसके बाद में तुम्हें जो श्रीलंका इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। प्रमाण नागरिकता, नए राज्य की मांग, ये जब भारत जो तमिल लोग थे उन्होंने की श्रीलंका में, तो इसको मानने से मना कर दिया। तो इसी को देखते हुए श्रीलंका में उपस्थित तमिलों ने लिट्टे संगठन बनाया। 1978 में तमिलों ने अपने अधिकार की मांगों के लिए लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, इसको बनाया और इसकी स्थापना की। लेकिन जल्दी ही श्रीलंका की जो सरकार थी उसने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, हालांकि वर्तमान में ये है अभी भी, ठीक है ना। श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण आज भी देखा जा सकता है, ठीक है। अब ये स्थिति जब संभल नहीं रही थी, ज्यादा बढ़ रही थी, तो एक समझौता करवा दिया गया 1987 में। भारत और श्रीलंका के बीच में एक समझौता हुआ कि श्रीलंका का विभाजन नहीं होगा और श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी भागों को मिलाकर एक विधानसभा बनाई जाएगी, ठीक है। और आज के टाइम पे आप देखेंगे तो इसी जातीय संघर्ष की वजह से श्रीलंका में कुछ कुछ छोटी मोटी घटनाएं आपको सुनने को मिल जाती हूँ, ठीक है ना। तो ये बात है। आई होप बच्चों आप सभी को ये वाला क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले इसको आप इंग्लिश में देख लेंगे कि ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, राइट द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिवली, तो आपके सामने ये 2 पॉइंट आएंगे एंड उसके बाद में आपके ये 3 पॉइंट। द लास्ट की इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स में, वो आपके ये पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। एंड देन पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ग्लोबलाइजेशन के, तो उसके सामने ये 3 पॉइंट और एक आपका ये आ जाता है। निगेटिव की बात करेंगे तो निगेटिव में आपके यहाँ से थोड़ा सा नीचे तक यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। हम सभी को पता है श्रीलंका हैज बीन अ डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस 1948 बट ही वाज बैटलिंग इंटरनल कास्ट स्ट्रफ, इस तरीके से। तो इसके सामने ये आपके 3 पॉइंट यहाँ पे आ गए और बाकी के जो पार्ट है वो आप इजीली यहाँ से पढ़, ठीक है। ओके वेल आज की ये जो हमारी 40 से 50 मिनट की वीडियो थी, इस बीच में हमने अपना आज का ये जो पेपर है वो बढ़िया तरीके से कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। आज का जो हमारा मेन पार्ट था बच्चों आज की इस वीडियो का, जिसमें मैंने आपको आपके पॉलिटिकल साइंस के 20 मार्च का जो पेपर होने वाला है इसके सीबीएसई बोर्ड का, इसका मैंने आपको पेपर समझा दिया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको और भी एक सैंपल पेपर चाहिए, ठीक है, अगर आपको एक और सैंपल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप सभी बच्चे मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं कि यस सर हमें एक और सैंपल पेपर चाहिए जिससे कि हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए एक और सैंपल पेपर बना के अपलोड कर दूँ, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए, ठीक है। तो बाकी आप सभी को आज की ये वीडियो कैसी लगी आप सभी बच्चे मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, और पेपर 4 के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करेंगे तो हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा आपके इस वीडियो बनाने के लिए, और साथ ही इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। वेल मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में जब आप कमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।